तो ये तस्वीरें जो आपके सामने प्रयागराज की हैं, मतलब जहां संतों के बीच जमकर लात घूसा चल रहा है, जो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में प्रयागराज मेला प्राधिकरण का कार्यालय गुरुवार को अखाड़ा बन गया। कार्यालय में महाकुंभ 2025 में जमीन आवंटन के लिए अधिकारियों ने बैठक बुलाई थी। इसमें अखाड़ा परिषद के सभी पदाधिकारी संत पहुंचे हुए थे। अखाड़ा परिषद और अधिकारियों की बैठक के बीच संतों में किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई और ये कहासुनी विवाद में कब तब्दील हो गया, मतलब पता ही नहीं चला। संत आपस में मारपीट करने लग गए, जमकर लात घूंसे चलने लगे एक दूसरे पर। बाद में किसी तरह से वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को जैसे तैसे करके शांत करवाया। महाकुंभ 2025 मेले की शुरुआत से पहले अखाड़ों के बीच जंग शुरू हो गई और गुरुवार को प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से अखाड़ों को आवंटित की जाने वाली भूमि का निरीक्षण करवाना था। कुंभ मेला की भूमि देखने जाने के लिए सभी अखाड़े के संत महात्मा प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे हुए थे और इस दौरान अखाड़ों के महंतों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते उनके बीच मारपीट होने लग गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साधु संत एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा दिए, मतलब बौछार कर दिए और एक दूसरे की पिटाई इस तरह से कर रहे हैं जैसे किसी सरकारी स्कूल के बच्चे रेसेस होने के बाद आपसी कहासुनी के बीच में लड़ने लगते हैं। ठीक इसी तरीके से अखाड़ा परिषद के बीच में ये जो लड़ रहे हैं ये साधु संत हैं, ये महात्मा हैं। तो ये जो बवाल हुआ है ये प्रयागराज में हुआ है। अखाड़ा परिषद की बैठक अखाड़ा ही बन गई और इसके बाद फिर हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, ये जो अखाड़ा परिषद में ये अखाड़ा देखने को मिल रहा है साधु संतों के बीच में, किन वजहों से ये दृश्य हम देख पा रहे हैं, मामला क्या है पूरा, क्या कुछ जानकारी आपके पास, विस्तार से बताइए शोएब। देखिए, दरअसल आज जो 2025 में यहाँ पे कुंभ का आयोजन होना है उसको लेकर के जो अखाड़े हैं उनको जो भूमि आवंटित की जानी थी उसको उस पर एक तरह से चर्चा करने के लिए और उसका निरीक्षण करने के लिए जो प्रशासन समुदाय उसके साथ एक बैठक थी जो यहाँ के मेला प्राधिकरण का कार्यालय है वहां पर जो साधु संत इकट्ठा हुए थे। दरअसल अगर इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होकर के थे नरेंद्र गिरी जी महाराज, उनके बोलने के बाद अखाड़े दो हिस्सों में बढ़ गए हैं, यानी जो 13 अखाड़े हैं उसका एक दूसरा गुट भी बन गया है और दोनों गुटों में से सनातनी थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जब आए थे साधु संतों के साथ बैठक हुई थी तो वहां भी थोड़ा तनाव देखने को मिला था। आज जब इस मामले में दोनों गुट इकट्ठा हुए तो आमने सामने होने पर किसी बात को लेकर के विवाद बहस में बदला और बहस के बाद फिर हाथापाई की नौबत आगे तो कह सकते हैं कि वहीं पर जिस तरह से ये घटना हुई वो टीवी स्क्रीन पर दर्शक ने देखा। उसके बाद जो वहाँ के प्रशासनिक अमला है उन्होंने उन लोगों ने समझाने बुझाने की कोशिश की, काफी देर तक वहाँ पर इस तरह के हालात बने रहे। आखिरकार बाद में समझा बुझा करके अलग किया गया और अब फिलहाल दोनों गुट जो है वो कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं, नाराज हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने जो दूसरा गुट है उसके साथ थोड़ी देर पहले तक बैठक। शोएब, सवाल ये है कि ये जो अखाड़ा हमें देखने को मिल रहा है, आमतौर पर साधु संतों में कहा जाता है बड़ी शांति होती है, इनमें बड़ी एकता होती है, लेकिन जिस तरीके से अखाड़ा देखने को मिल रहा है अखाड़ा परिषद के ही लोगों से, सवाल ये है कि क्या ये इलाके के आधिपत्य के लिए हो रहा है क्या, कि मतलब ये इलाका हमारा है तो यहां पर आपका आधिपत्य नहीं हो सकता है, क्या ये सबसे बड़ी वजह? और इसके बाद इस पूरे हंगामे के बाद किसी एक तरफ का कुछ बयान अभी तक सामने आया, किसी एक आध तरफ का? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। एक तो ये बात निश्चित तौर पर कि साधु संतों से इस तरह के आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि समाज के लिए एक तरह से आईना होते हैं, जिस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए, जिस तरह से लोगों की उनके प्रति आस्था होती है। निश्चित तौर पर ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरह से घटना अब हुई है उसके बाद जो दूसरा पक्ष है उसने जो मीडिया से बातचीत की है और उसने हालांकि बहुत ही डिफेंसिव बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे
चीजों को शॉर्ट आउट कर लिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि जो घटना हुई है उसके खिलाफ उन्होंने एक एप्लीकेशन देने की बात कही है मेला अधिकारी को उन्होंने कहा है कि इस घटना के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है, कार्रवाई की भी मांग करेंगे। लेकिन अब जिस तरह से घटना होने के बाद दोनों जो गुट हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से कह सकते हैं डिफेंसिव है, बहुत खुलकर मीडिया के सामने अपनी बातें नहीं रख रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर नाराजगी जरूर है। कहीं ना कहीं वर्चस्व, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से आज भूमि आवंटन को लेकर के ये लोग इकट्ठा हुए थे और उसके पहले इस तरह की चीजें हो गई हैं, जबकि अभी मेला बसना भी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर इस तरह के तनाव रहे तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगा। अब आने वाले दिनों में इन लोगों के बीच किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाता है, किस तरह से इनमें तालमेल बने या क्या कुछ दोनों का रुख रहता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। वहीं प्रशासनिक अमले के लिए भी एक बड़ी चुनौती ये होगी कि दोनों गुट को कैसे वो शांत रखें, कैसे उनकी डिमांड, क्योंकि जिस तरह की उनकी डिमांड है उनको किस तरह से वो पूरा कर पाते हैं, कहीं भूमि आवंटन को लेकर के जो सुविधाएं मिलती हैं उसको लेकर के आगे क्या कुछ रुख होता है। हालांकि जो यहाँ के मेलाधिकारी हैं वो अभी पहले तक बैठक करके उनको समझाते बुझाते हैं। शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अखाड़ा परिषद के लोग ही आपस में पूरा अखाड़ा बना दिए और ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, देखिए। वाले कुंभ को लेकर के जहां बैठकों का दौर जारी है, वहीं आज अखाड़ों के दो अलग गुट के बीच आपसी मतभेद हो गया। दरअसल जो प्राधिकरण का कार्यालय है वहां पर आज साधु संतों इकट्ठा हुए थे, एक बैठक होनी थी, भूमि आवंटन को लेकर के बातचीत होनी थी। उसी सिलसिले में दोनों गुट वहां पर पहुंचे थे और किसी बात को लेकर के दोनों तरफ से विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गया। जो दोनों अखाड़े के जुड़े साधु संत हैं वो वहाँ मौजूद थे। हरिगिरी महाराज, रवीनपुरी महाराज जैसे बड़े साधु संत की मौजूदगी में जिस तरह से ये विवाद हुआ है वो अब कहीं ना कहीं जो अखाड़ों के बीच मतभेद है वो खुलकर सामने आ चुका है। दरअसल प्रशासनिक अमले ने आज एक बैठक बुलाई थी जिसमें मेले से जुड़े तमाम अधिकारी भी मौजूद थे, तमाम साधु संत मौजूद थे, दोनों अखाड़ों के साधु संत मौजूद थे और उसके बाद किसी बात को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो हाथापाई में बदल गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जो कुंभ का आयोजन है उससे पहले ही जिस तरह से साधु संत आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आगे इनको कैसे समझाया बुझाया जाएगा। दोनों अखाड़े अपने अपने अलग अलग दावे कर रहे हैं। प्रशासनिक अपने के लिए एक बहुत मुश्किल चुनौती होगी, जहां तमाम तैयारियों के साथ अब अखाड़ों के बीच जो मतभेद है उसको किस तरह से सुलझाएगा, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। तो अखाड़ा परिषद का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। हमीरपुर से ये बड़ी खबर बता दें कि पत्रकारों की पिटाई का ये पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी पर एक्शन हुआ है। निष्कासन के बाद पवन अनुरागी को पुलिस ने पकड़ा है। पवन राजा का जो है वो बाजा बज गया। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की 7 गंभीर धाराओं में पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। तो पत्रकारों के विरोध प्रदर्शन के बाद यह एक्शन देखने को मिला। पहले प्रदर्शन, उसके बाद फिर एक्शन। तो बीजेपी ने निष्कासित किया था और सरीला नगर पंचायत क्षेत्र के ये जो पीड़ित पत्रकार का ये पूरा मामला है, ये सरीला नगर पंचायत क्षेत्र का ये रहने वाला है। तो बीएनएस की 7 गंभीर धाराओं में इनकी गिरफ्तारी हुई। तो इस खबर पर हमारे साथ इंडिया वॉइस यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, क्या कुछ पूरा मामला है और मारपीट का ये पूरा मामला है और मारपीट हुई क्यों, क्या कुछ एक्शन हुआ, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आपने एकदम सही कहा। जो नगर पंचायत सरीला के चेयरमैन थे पवन राजा अनुरागी, उनका पक्ष में बाजा बज गया। उन्होंने 2 पत्रकारों को बंधक बनाकर निवस्त करके पिटाई की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और उत्तर प्रदेश में काफी कोहराम मचा हुआ था। बवाल हुआ, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव ने भी प्रदेश सरकार को घेरा। इस पर नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को पवन अनुराग से अपना पीछा छुड़ाना पड़ा और उनको पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने बर्खास्त किया, वैसे ही हमीरपुर पुलिस ने पवन अनुराग को दबोच दिया और अब जेल किया है।
बीएनएस की 7 गंभीर धाराओं में जेल भेजे गए हैं पवन राजा अनुरागी, जो कल तक बड़े भाजपा नेता बनते थे। सत्ता अनक खाते पत्रकार हो या फिर पुलिस, सबको धमकाते थे, लेकिन अब जेल में उसकी रात कटेगी। अनिल जी, ये पूरा मामला कब का है? और दूसरी बात ये कि ये पिटाई किए क्यों थे महाशय? ये जो अब जेल चले गए हैं, ये पिटाई किए क्यों थे? मतलब बात, असली मुद्दा क्या था? देखिए, जो ये नगर पंचायत फरीला के चेयरमैन हैं, दबंग किस्म के हैं, अपराधी जो हैं इनके दाएं बाएं रहते हैं और घोटाला करना इनकी फितरत है। पत्रकार वहां के हैं, उन्होंने घोटाले को उजागर किया था, जिससे खिन्न होकर के ये जो पवन अनुरागी हैं, इन्होंने पत्रकार को बुलाया, उसके बाद जो है कमरे में बंद कर लिया, पत्रकार के कपड़े उतरवा दिए, उसका वीडियो बनवाया और उनकी पिटाई भी करवाई। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया, इनके साथी ने, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, मामला पुलिसियों में चला और अब पड़ रहा है इनको। ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो निष्कासन के बाद पवन अनुरागी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। नगर निगम की ओर से बड़े हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान यह देखने में आ रहा है कि जिन भवन स्वामियों के मकानों की कीमत 50 लाख या उससे अधिक है, वो भी बकाया टैक्स जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। जब निगम की टीम उनके घर पहुंच रही है तो आधा टैक्स जमा कर सीलिंग की कार्रवाई से बचने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से वर्तमान समय में उन भवन स्वामियों के खिलाफ सीलिंग और कुर्की संबंधी कार्रवाई की जा रही है जिन पर 1 लाख से अधिक हाउस टैक्स बाकी। अभी तक 5 दर्जन से अधिक भवन स्वामियों के खिलाफ सीलिंग संबंधी एक्शन लिया जा चुका है। इसके साथ ही नियमित रूप से बकायेदारों की लिस्ट भी अपडेट की जा रही है। तो अनिल पाठक, यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, नगर निगम की तरफ से एक्शन किया जा रहा है हाउस टैक्स को लेकर, और क्या कुछ जानकारी? देखिए शिवम, लखनऊ नगर निगम का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का करीब 300 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने ना तो हाउस टैक्स जमा किया है और ना तो वाटर टैक्स जमा किया है। ये बकाया की रिकवरी के लिए नगर निगम लखनऊ ने एक अभियान छेड़ा है और निर्णय लिया है कि जो बड़े बकायेदार हैं इनके मकानों को सीलिंग किया जाएगा, सील किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर बकाया नहीं वसूल होता तो कुर्की की भी प्रक्रिया की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर के सघन अभियान चल रहा है। नगर निगम की टीमें जो हैं वो बकायेदारों के घरों और दुकानों में पहुंच रही हैं, जिसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज जो है कई बकायेदारों ने जो है बकाया जमा भी किया है। जो नगर निगम की तरफ से डिटेल दिया गया है उसके हिसाब से करीब 5,45,000 रुपया बकाया जमा हुआ है। इसके अलावा नगर निगम की टीम जो है वो बड़े बकायेदारों को अपने रडार पर रखे हुई है और अगर बकाया नहीं जमा किया गया तो किसी भी वक्त जो है बड़े बकायेदारों के घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो सील किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बकाया टैक्स न जमा करने को लेकर नगर निगम की तरफ से अब कार्रवाई की जा रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नकटा तालाब को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। आपको बता दें कि वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने नकटा तालाब का नामकरण भोजपुरी की लोक गायिका स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर कर दिया था, जिसके बाद से ही विरोध के स्वर उठने लगे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह तालाब पहले से ही स्वर्गीय देवदास बंजारे के नाम पर है, लेकिन उसके बाद भी विधायक रिकेश सेन द्वारा इसका नाम बदला गया। इसके बाद लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। स्थानीय ग्रामीण का यह कहना है कि यह तालाब उनके पुरखे द्वारा बनाया गया है, लेकिन वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन के द्वारा शारदा सिन्हा के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। तो हम विधायक रिकेश सेन से मिलकर ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। तो वहीं इस पूरे मामले पर वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसे
उस तालाब का नाम देवदास बंजारे के नाम पर था, जिसके बाद रिकेश सेन ग्रामीणों से निवेदन किया कि यदि इस तालाब का नाम देवदास बंजारे के नाम पर है तो सिर्फ वह उन्हें दस्तावेज दिखाएं, और ग्रामीणों ने दस्तावेज भी उपलब्ध करवा दिए हैं, जिसमें नगर निगम द्वारा उल्लेखित किया गया है कि यह तालाब देवदास बंजारे के नाम पर है। इसके बाद विधायक रिकेश सेन ने भी लोगों की भावनाओं को देखते हुए नाम को यथावत रखने की बात कही। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत दास हमारे साथ भिलाई से जुड़ गए हैं। श्रीकांत, ये जो नकटा तालाब का नामकरण को लेकर विवाद हुआ है, क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी शुभम, बताना चाहेंगे कि नकटा तालाब का नामकरण स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पे उनकी जब उनकी देहांत होती तब विधायक रिकेश सेन यहाँ पे इनकी घोषणा करते हैं, जिसको लेकर के धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लग जाते हैं। आपको पता चले कि जब ग्रामीण सब एक साथ इकट्ठा हुए वैशालीनगर विधानसभा के, और जब वहां जाते हैं तो वहां पे जो ठीक है, तो हम अपने सहयोगी से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और विधायक जी टशन में भी आ गए, और ये विधायक जी का किस तरीके से विधायक जी समझा रहे हैं, थोड़ा इनका जो आज के शब्द में कहें तो थोड़ा तरीका कैजुअल है इनका। तो विधायक जी किस तरह से नामकरण करने को लेकर विवाद हुआ, ग्रामीणों का कहना था कि वो तो पहले से उसका नामकरण किया गया है। कहना था कि जो आपने तालाब की घोषणा की है वो आपकी जानकारी में नहीं है। ये तालाब पूरे में स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के नाम पे ये तालाब हो चुका है। तो इसलिए हम आपको बताने आए हैं कि आप जो है इस तालाब का नाम देवदास बंजारे ही रहने दिया जाए। तो अगर मैंने उनको दस्तावेज दिखाने को कहा, उन्होंने मुझे दस्तावेज भी दिखाया कि नगर निगम ने खुद उल्लेख किया है टेंडर प्रक्रिया में, जब उस तालाब को मछली पालन के लिए देना था तो उसमें लिखा है कि देवदास बंजारे तालाब को फलाना मछली पालन के लिए दिया जाता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि जो तालाब है वो तालाब देवदास बंजारे जी के नाम पे है, और उसमें लोगों ने कहा कि नाम यथावत होना चाहिए। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए और पूर्व में सालों से वो नाम देवदास बंजारे जी के नाम पे है, तो अब नाम जो है परिवर्तन नहीं किया जाएगा। शारदा सिन्हा के नाम पे क्या करना है क्या नहीं करना है, अब ये महापौर परिषद में प्रकरण जाएगा, और महापौर परिषद से नगर निगम की सामान्य सभा, और सामान्य सभा से जो है कलेक्टर महोदय को प्रेषित होगा, राज्य शासन को जाएगा, तो उसमें जो है सामान्य सभा में से कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़िया मन जो ठगे के बूता है ना वो निरंतर जारी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में भी छत्तीसगढ़ के पुरखा मन के तरिया तालाब नदिया मन के नाम ला बदले गई, और वर्तमान में भी वही बूता चलत है। जैसे आपके नेहरू नगर बेलवा तालाब ला गुरु नानक सरोवर किए गई, सेक्टर 2 शीतला तरिया ला छठ मैया सरोवर करेगी। हमला काकरो देवी देवता पुरखा पूजा पद्धति से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमार पुरखा द्वारा बनाए संपत्ति ला बिगाड़ के आने प्रदेश के पुरखा मन जिला हमन चिन्हन तक नहीं जानन तक नहीं तेकर नाम से करना कहाँ उचित है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, दोनों सरकार में आधुनिक बाबर मन बैठे है। पहले के समय में मुगल मन आए भारत देश का थे, ओमन राज करे बर आई तो हिंदू मंदिर, हिंदू प्रतिष्ठान, हिंदू देवी देवता के मंदिर ला तोड़ के अपन मन के प्रतिष्ठान मन ला बनाते, अपन देवता धामी ला स्थापित करे। वैसे ही छत्तीसगढ़ में आज के डेट में कांग्रेस भाजपा आधुनिक बाबर आधुनिक मुगल बन के छत्तीसगढ़ के पुरखा मन के नदिया तरिया तालाब मंदिर देवता धामी सब ला मिटा के नवा पुरखा मन के नाम गढ़े के आने प्रदेश के पुरखा मन के नाम गढ़े के प्रयास करते, जेकर छत्तीसगढ़िया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान का पुलिस से उलझने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि थाने के बाहर सपा प्रत्याशी और पुलिस के बीच कहासुनी हो रही। दरअसल सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान और जिला अध्यक्ष जयवीर यादव थाने से अपने कार्यकर्ता को छुड़ाने गए थे। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। रिजवान ने कहा कि हम बात नहीं कर रहे, हमें तो आर पार करनी है। इसके साथ ही रिजवान ने कहा कि कोई चुनाव नहीं रह गया, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, यह सब पुलिस के बल पर हो रहा है।
तो वहीं बहराइच में स्थित कतरनिया घाट इको पर्यटन सत्र का शुभारंभ मुख्य अतिथि वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने किया। पर्यटन मंत्री का मुख्य सत्र का मुख्य उद्घाटन कतरनिया घाट के प्रभाग के रेंज में रखा गया था, जिसमें कतरनिया घाट के नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर यानी घड़ियाल सेंटर पर तैयारियों के बीच वन विभाग, वन निगम और WWF गजमित्र न्यूज बागमित्र की टीम और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में वन मंत्री ने फीता काटकर किया। वन मंत्री और विधायक सरोज सोनकर ने कार्यक्रम की शुरुआत की। वन मंत्री अरुण सक्सेना ने पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और उपलब्धियों को बताया। तो अगली खबर मथुरा से है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर 1 माह से परेशान पीड़ित महिलाएं SSP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रही हैं। साथ ही केशव पब्लिकेशन के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि कंपनी के मालिक द्वारा फोन और व्हाट्सएप कॉलिंग पर अश्लील बातें की जाती हैं। मथुरा में मिशन शक्ति अभियान जो है वो पूरी तरीके से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं संभल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने समाज के डर से अपनी नवजात बच्ची को जन्म के 1 घंटे बाद ही खेत में दबा दिया। यह घटना गांव मन्नीखेड़ा की है, जहां नवजात बच्ची को मिट्टी में दबे हुए देखा गया। बच्ची लगभग 14 घंटे तक मिट्टी के नीचे दबी रही, लेकिन उसकी रोने की आवाज सुनकर कुछ लड़कियों ने उसे बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। बच्ची को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कासा क्षेत्र के मन्नीखेड़ा गांव में 3 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली। वहां के गांव के चौकीदार द्वारा बताया गया कि एक नवजात बच्ची जो कि न्यू बॉर्न थी, उसको किसी ने खेत में गाड़ दिया था। वहां राह चलते लोगों ने उसको देखा और उसके बाद में चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची और बच्ची को रिकवर किया गया। रिकवर करके अस्पताल में भर्ती कराया गया और उस न्यूबॉर्न बेबी की स्थिति अभी स्थिर है। बाद में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई। यहाँ के संभल के CMO से भी वार्ता की गई और उसके बाद में जितनी भी आशाएं हैं उन सबसे भी बातचीत की गई कि किस आशा ने इस तरह की बच्ची को या प्रेग्नेंट महिला को देखा है या बच्ची के जन्म दिया है या इस तरह की किसी भी घटना या वाकयात से वाकिफ हो। इस तरीके से बाद में मेहनत करने पर गुप्त सूत्रों से बाद में पता चला कि एक नरेंद्र नाम का व्यक्ति यह चंद्रपाल सैनी नामक व्यक्ति के घर आता जाता था। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।